अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं सिंपल लर्न। गाइस आज हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में। कंप्यूटर की कौन-कौन सी जनरेशंस थे, उनमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती थी और उनमें कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आती गई कि उनके जनरेशंस भी चेंज होते गए। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चले चलते हैं बोर्ड की तरफ, लेकिन तब तक अगर आप नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चले चलते हैं बोर्ड की तरफ गाइस। सबसे पहले गाइस बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी और फर्स्ट जनरेशन जो है कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था। सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से स्टार्ट हुआ था, 1956 तक चला था। मतलब इसका जो ड्यूरेशन है वो 1940 से लेकर 1956 तक है। अब चलते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी। फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज कोर टेक्नोलॉजी। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो कोर टेक्नोलॉजी थी, जो कोर एलिमेंट था उस कंप्यूटर का, वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो है उसमें एज अ प्रोसेसिंग डिवाइसेस यूज होते थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स होते क्या थे और किस तरह काम करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह छोटे छोटे ट्यूब्स हुआ करते थे जो कि हजारों तादाद में एक दूसरे के साथ लगाकर सर्किट्स बनाए गए थे, फिर उनको जो है एज अ प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंप्यूटर में यूज किए गए थे। हजारों तादाद में इस तरह छोटे छोटे ट्यूब्स हुआ करते थे। अब इन ट्यूब्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी जो खसूसियत है वो ये है कि ये ऑन और ऑफ हो सकते थे, ऑन और ऑफ हो सकते थे। अब जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में हो। तो हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, तो वो थे वहां उस वक्त में वैक्यूम ट्यूब्स थे। ठीक है। अब वैक्यूम ट्यूब्स जब ऑन होते थे तो इनके यहाँ पे हेड में टॉप पे यहाँ पे एक लाइट हुआ करता था। अगर ये ऑन होता और लाइट जलती तो उसका मतलब था 1, और अगर ये ऑफ होता और लाइट नहीं जलती तो उसका मतलब था 0। इसी तरह ये 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को जो है रिप्रेजेंट कर सकते थे और डेटा को प्रोसेस कर सकते थे। ठीक है। मेमोरी ड्रम्स वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब उस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में मेमोरी ड्रम्स यूज होते थे, जिसे मैग्नेटिक ड्रम्स भी कहा जाता था, जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे लेकिन डेटा को बहुत कम डेटा को स्टोर कर सकते थे। मतलब उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम थी और वेरी लार्ज इन साइज, ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे क्योंकि ये ट्यूब जो है हजारों तादाद में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो उस कंप्यूटर का जो साइज हुआ करता था वो बहुत ज्यादा एक रूम के बराबर हुआ करता था, एक कमरे जितना साइज था उन कंप्यूटर्स का। कंज्यूम टू मच पावर, जैसे कि ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे और ट्यूब्स भी बहुत ज्यादा यूज हुआ करते थे उनमें, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी पावर था वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती थी। स्लो इन प्रोसेस, प्रोसेस में बहुत ज्यादा स्लो थे क्योंकि वहां पे वैक्यूम ट्यूब जो है इतनी फास्ट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते थे, इतने फास्ट प्रोसेस नहीं कर सकते थे, तो वो स्लो प्रोसेस कर सकते थे। मतलब प्रोसेस में बहुत ज्यादा स्लो थे। मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड। वहां पे उस कंप्यूटर में उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज किया जा सकता था, कोई और लैंग्वेज वहां पर उस वक्त थी नहीं। तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को जो शख्स जानता था वो ही इसको ऑपरेट कर सकता था। इस वजह से इसका जो ऑपरेशन था बहुत मुश्किल था, वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट। इसको ऑपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और इसमें जो एग्जांपल्स इसकी जो फर्स्ट फर्स्ट बने थे उनकी एग्जांपल है इनिएक, जो फेमस एग्जांपल्स है इनिएक है, एडवेक है और यूनिवेक है, यूनिवेक 1। ये फेमस एग्जांपल, इस तरह और भी एग्जांपल्स है लेकिन फेमस जो एग्जांपल्स है वो ये यूज हुआ करते हैं आजकल। फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1940 से लेकर 1956 तक चलता रहा। अब 1956 में जो है फर्स्ट जनरेशन का दौर खत्म हुआ और सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजीज में इतने चेंजेस आ गए कि वो जनरेशन ही खत्म हुआ और सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या था, उसकी जो डिसएडवांटेजेस थी वो ये थे कि एक तो उसका साइज बहुत बड़ा था उन कंप्यूटर्स का, बहुत ही ज्यादा बड़ा साइज था, बिल्कुल पोर्टेबल थे ही नहीं। और दूसरी बात ये थी कि उनमें जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्दी हीट लेते थे, बहुत ज्यादा जो है गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से पूरा कंप्यूटर डाउन हो जाता था और आपको कूल होने तक इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद आप उसे कुछ देर के लिए यूज कर पाते थे। और तीसरी बात ये थी कि वो जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है पर्पस के लिए यूज हो सकते थे, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया करते थे। अब यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में नई टेक्नोलॉजीज आ गई और उनमें चेंजेस आ गए, इस वजह से सेकेंड जनरेशन का नाम दिया गया इसको। अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, चलिए देखते हैं। ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड एज कोर टेक्नोलॉजी। जबकि हमने कहा था कि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा हीट लेते थे, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे, तो उनको हमने कहा था कि भाई हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसका साइज भी कम हो और जो ज्यादा जल्दी जो है हीट भी ना ले सके और ज्यादा गर्म भी ना हो और काम भी ज्यादा अच्छे से कर ले। तो हमने क्या किया, हमने ट्रांजिस्टर्स को जो है वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस किया। मतलब वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया और ट्रांजिस्टर्स को यूज किया। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर जो है वो स्मॉल छोटे छोटे, जो कि वैक्यूम ट्यूब से छोटे थे, स्मॉल छोटे चिप्स हमने बना लिए,
उन चिप्स में होता क्या है, वो चिप्स जो है सिलिकॉन से बने थे। सिलिकॉन जो कि एक सेमीकंडक्टर है, हमें चाहिए भी कुछ ऐसी चीज थी जो कि 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सके और प्रोसेस कर सके। तो हमने ट्रांजिस्टर बने सिलिकॉन से जो कि एक सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर का खासियत तो ये है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है, कभी नहीं पास नहीं करता। अब जब ये पास कर देता था इलेक्ट्रिसिटी को तो उसका मतलब था 1, और जब ये पास नहीं करता था इलेक्ट्रिसिटी को तो उसका मतलब था 0। इस वजह से ये भी 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता था। तो हमने जो वैक्यूम ट्यूब्स थे फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे, उनको हमने ट्रांजिस्टर के साथ जो है रिप्लेस कर दिया, और ट्रांजिस्टर यहाँ पे एज अ कोर एलिमेंट या कोर टेक्नोलॉजी यूज होते थे। और वहां पे टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। ये एक और रिवोल्यूशन भी था उसके अंदर कि हमने टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन साइज में, सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर से ये फर्स्ट जनरेशन से साइज में कम थे, स्मॉलर थे, छोटे थे, काफी हद तक छोटे कर दिए गए। और कंज्यूम लेस पावर देन फर्स्ट जनरेशन, जाहिर सी बात है कि इनमें जो जैसे कि साइज छोटा होता गया और इसकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ती गई तो इसका जो पावर कंजम्पशन था वो भी कम होता गया, और लेस मतलब फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में ये लेस पावर पे चलते थे। और फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा फास्ट भी थे, मतलब इनका जो प्रोसेसिंग था वो प्रोसेसिंग ज्यादा तेज और फास्ट था। असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया था, क्योंकि सेकंड फर्स्ट जनरेशन में हम लोग सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज कर सकते थे जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, हर कोई यूज ही नहीं कर पाता था। तो हम यहाँ पे सेकंड जो असेंबली लैंग्वेज थी वो भी यूज की गई, और उसके साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेजेस, बेसिक लैंग्वेजेस जैसे कि फोर्ट्रान है और कोबोल है, ये दो लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस कराई गई सेकंड जनरेशन में। इसकी जो एग्जांपल थे सेकंड जनरेशन के कि IBM 1620, IBM 1790, CDC 3600, इसी तरह और भी एग्जांपल है, लेकिन जो फेमस एग्जांपल या बेसिक एग्जांपल्स है वो ये है कि फर्स्ट थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से लेके 1971 तक चलता था, मतलब उसका जो ड्यूरेशन था वो 1964 से लेके 1971 तक था, चूंकि 1963 तक जो है सेकेंड जनरेशन का टाइम था, अब 1964 से जो है थर्ड जनरेशन का टाइम स्टार्ट हुआ। अब इसमें जो टेक्नोलॉजीज होती थी वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस करे गए थे, बनाए गए थे, या आईसीज और यूज्ड एज कोर टेक्नोलॉजी। पिछले जनरेशन में जो यूज होते थे, हमने कहा था कि ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी इस जनरेशन में उस टेक्नोलॉजी की थोड़ा और जो है एडवांस करवा दिया गया, थोड़ा और आगे बढ़ाया दिया गया। अब उसमें क्या है यूज होता था, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें तीन चीजों को हमने जो है एक साथ मिला लिया, एक साथ मिलाकर उनका एक सर्किट बनाया। एक थे ट्रांजिस्टर्स, उसके साथ साथ कैपेसिटर्स, और उसके साथ साथ एक और चीज थी रेजिस्टर्स। ये तीनों चीजें इस बार इसमें यूज किए गए, इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर, ताकि हम कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है या जो परफॉर्मेंस है उसको और भी एडवांस कर सके, उसको और भी जो है डेवलप कर सके। तो हमने क्या किया, इन तीनों चीजों को मिलाकर एक सर्किट बनाया, इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट करके एक सर्किट बनाया जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं या आईसी कहते हैं, ठीक है। उसको एज अ कोर टेक्नोलॉजी यूज किया गया। और सेकेंड पॉइंट जो है मैग्नेटिक डिस्क वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब वही मैग्नेटिक डिस्क जो है मतलब उनकी कैपेसिटी थोड़ी और भी बढ़ा दी गई, और वही मैग्नेटिक डिस्क जो है वो एज अ सेकेंडरी स्टोरेज यूज किए गए थे। स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन, ये साइज में सेकेंड जनरेशन से कम थे, और कंज्यूम लेस पावर देन सेकेंड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में कम पावर जो है कंज्यूम करते थे। और एक और पॉइंट जो है फास्टर देन सेकेंड जनरेशन, जबकि इसमें हम लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस और आगे बढ़ा दी, तो जाहिर सी बात है कि इसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, और ये जो है सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराया गया था, मतलब थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था, क्योंकि पहले सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज यूज की थी, अब थर्ड जनरेशन में हम क्या करते थे, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, और उसके साथ साथ जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थे उनको और भी मतलब ज्यादा भी हो गए हाई लेवल लैंग्वेजेस, और उनको और भी हम इजीली यूज कर सकते थे, जैसे फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल, इस तरह और भी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थे, बेसिक लैंग्वेजेस। और फॉर द फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी बनाए गए। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर जो है वो भी थर्ड जनरेशन में बनाया गया था, मतलब कीबोर्ड और मॉनिटर को भी थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। और इसकी जो एग्जांपल्स है, ये PDP 11, PDP 11, PDP 8, IDC 316 और IBM 360, ये जो उसके फेमस लैपटॉप है, इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो था वो IBM 360 है, ठीक है। ये भी उसी जनरेशन के कंप्यूटर्स है जो थर्ड जनरेशन में बने थे। ये थे गाइस थर्ड जनरेशन के बारे में। अब फोर्थ जनरेशन है उसका जो टाइमिंग था पीरियड है वो 1972 से स्टार्ट हुआ था और टिल अप टू डेट, मतलब आज तक जो हम यूज कर रहे हैं, जनरली यूज होता है, आमतौर पर कॉमनली यूज होता है, वही फोर्थ जनरेशन आज तक चलता आ रहा है, ठीक है गाइस।
अब फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजीज होती थी? माइक्रो प्रोसेसर्स और यूज्ड एज कोर टेक्नोलॉजी। थर्ड जनरेशन में हमने बात की थी कि वहां पे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना रहे थे, हमने बनाए थे, वही टेक्नोलॉजी यूज होती थी एज अ कोर टेक्नोलॉजी, मतलब प्रोसेसिंग के लिए यूज होती थी। अब फोर्थ जनरेशन में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। माइक्रो प्रोसेसर्स जो सीपीयूज होते हैं, जो प्रोसेसर जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, जो आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज होते हैं, वही माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ आईसीज, मतलब हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हमने इकट्ठा करके एक छोटे चिप के अंदर हमने जो है इंटीग्रेट कर दिए, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और इसे गाइस वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी इसी की थी, क्योंकि हमने बहुत सारी हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने इकट्ठा कर दिए किस चीज में? एक छोटे से चिप में, जिसे हम लोग आजकल माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। मैग्नेटिक डिस्क से, ऑप्टिकल डिस्क से, फ्लैश कार्ड से। मैग्नेटिक डिस्क वही है जैसे कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क होते हैं, एसएसडीज वगैरह होते हैं, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं। और आजकल जो नए आए हैं वो तो एसएसडीज भी यूज करते हैं हम लोग आजकल एज सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्टिकल डिस्क से जैसे कि सीडीज है, डीवीडीज है, ब्लू रेज है। और फ्लैश कार्ड जो आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं, फ्लैश कार्ड जो है हम लोग एज सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन में। और स्मॉलर देन थर्ड जनरेशन, ये साइज में थर्ड जनरेशन से काफी छोटे हैं। यहाँ तक कि आजकल हम देख रहे हैं कि और भी इनमें जो है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, इतनी छोटी छोटी है कि हम ये बहुत आसानी से पोर्टेबल है, मतलब हर जगह अपने साथ ले जा सकते हैं। और यहाँ तक कि अपने फोन हमारी जेबों में, जो हम अपनी जेबों में घूम रहे हैं, ये भी तो जो है फोर्थ जनरेशन की लैपटॉप से, मतलब इतनी छोटे भी आ गए हैं। कंज्यूम लेस पावर देन थर्ड जनरेशन, ये सभी जनरेशन से बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, बहुत कम पावर पे बहुत ज्यादा काम बहुत ही कम वक्त में जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और फास्टर देन थर्ड जनरेशन, सिर्फ थर्ड जनरेशन से ये नहीं, ऑल जनरेशन से जो है ये बहुत ज्यादा फास्ट भी है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम्स। और मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी वाज एडेड, इसमें मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी ऐड की गई। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है जैसे कि आजकल हमारे लैपटॉप में जो कोर्स होते हैं, डिफरेंट कोर्स होते हैं प्रोसेसर्स में, अब एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कहीं पे एक एप्लीकेशन चल रहा होता है, कहीं पे दूसरा एप्लीकेशन चल रहा होता है, सभी एक साथ एक ही सिस्टम पे चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी भी ऐड कर दी गई इस जनरेशन में। और हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, फोर्ट्रान, जावा, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस वो सभी सपोर्ट की जाती हैं इस जनरेशन में। उसके साथ साथ जीयूआई एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब इसमें जो एक और बड़ी बात, एक बड़ी पॉइंट है, ये है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बनाया गया। पिछले थर्ड जनरेशन में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, जो कि आजकल हम यूज करते हैं। कितनी आसानी से हमें आइकन्स, मॉनिटर पे आइकन्स दिए गए हैं, हमें किसी कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस विजुअल एक जो है प्रेजेंटेशन हमें दिया गया है, हमें आइकन्स दिख रहे हैं, बस उन आइकन्स पे सिर्फ हम क्लिक करते हैं और बहुत आसानी से हम किसी भी सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी इंट्रोड्यूस कराया गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बहुत इजीली अवेलेबल बनाया गया। मतलब आजकल कितने सारे डेवलपर्स हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और इसकी जो एग्जांपल होते हैं जैसे कि पीसीज है, लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है, टैबलेट्स, ये सभी फोर्थ जनरेशन के ही एग्जांपल करेंगे। फिफ्थ जनरेशन के बारे में कि फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होंगे और उन पे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से होंगे। सबसे पहली बात है कि हमने फोर्थ जनरेशन में कहा था कि 1972 से आगे आज तक जितने भी हम लोग कॉमन जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड करते हैं। और फिफ्थ जनरेशन जो है ना, फिफ्थ जनरेशन को फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं, क्योंकि ये अब तक इतना कॉमनली यूज नहीं किया जाता जिस तरह हम लोग फोर्थ जनरेशन के लैपटॉप्स वगैरह आजकल यूज करते हैं। इस वजह से इसे फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं। गाइस, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या यूएलएसआई यूज किया जाएगा। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करते हैं, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ये अल्ट्रा लार्ज होगा। मतलब उनसे भी कई ज्यादा एफिशिएंट और कई ज्यादा फास्ट प्रोसेसर्स होंगे। मतलब इनमें फर्ज करिए कि अगर उनमें हजारों के हिसाब से चिप्स होंगे, तो इनमें जो है मिलियंस के हिसाब से चिप्स होंगे। इनमें जो ट्रांजिस्टर्स होंगे मिलियन के हिसाब से होंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। मतलब इनका जो स्पीड है वो माइक्रो प्रोसेसर से भी, जो आम माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करते हैं उनसे भी कई गुना ज्यादा जो है हाई होगा, कई गुना ज्यादा हाई स्पीड से ये काम कर रहा होगा। और यहाँ पे जो खास बात है वो एआई की, एआई बेस्ड होंगे। जो आज तक हम कंप्यूटर यूज करते हैं
वो तो उस यूजर इनपुट पे डिपेंड करते हैं कि मतलब हम जो काम कराना चाहते हैं, जो हम इनपुट देते हैं उसी डेटा पे डिपेंड करते हैं, वो हमें आउटपुट देते हैं। लेकिन ये एआई बेस्ड होंगे। एआई बेस्ड का मतलब ये होता है कि ये अपने आप से जो है डिसीजन ले पाएंगे, सिचुएशन को देकर अपने आप से डिसीजन लेने की काबिलियत है इनमें। और जैसे कि आजकल छोटे छोटे एआई के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जिस तरह रोबोटिक्स या रोबोट्स में आ रहे हैं, और बाकी भी जिस तरह मोबाइल फोन में जो स्मॉल स्मॉल यूजेज है एप्लीकेशन है एआई की, जिसे हम यूज करके बहुत ज्यादा काम आसान बना सकते हैं। तो इसी तरह ये पूरे एआई बेस्ड होंगे, मतलब ये कंप्यूटर जो है ये इतने इफिशिएंट होंगे, ये कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी अपनी जहानत से, अपने इंटेलिजेंस से जो है सॉल्व कर पाएंगे। और इनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, ये डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे ये लैपटॉप्स, ये कंप्यूटर सिस्टम्स, क्योंकि इनकी जो एबिलिटी होगी वो इतनी ज्यादा फास्ट होगी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो ये खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। और मशीन लर्निंग विल बी अप्लाइड दैट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस थ्रू गिवन डेटा सेट्स, मतलब इसमें एआई में जो है मशीन लर्निंग अप्लाई होगा। मशीन लर्निंग जो कि खुद एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत ही लार्ज फील्ड है एआई का, ये अप्लाई होगा मशीन लर्निंग में। जिस तरह मशीन्स को जो है लर्न कर डेवलप करते हैं, फिर उन्हें सिखाते हैं। पहले हम एक डेटा सेट देते हैं, फर्ज करें अगर एक किसी मशीन को हम सिखाना चाहते हैं, एक चीज के बारे में सिखाना चाहते हैं, जैसे कि आजकल जो डिटेक्शन आते हैं कि मतलब एक बीमारी को डिटेक्ट करना, एक वायरस किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए जो एआई एप्लीकेशन यूज होते हैं, वो पहले उसकी जो सिम्टम्स होते हैं, उसकी जो अलामत होते हैं, उसके रिलेटेड एक लार्ज डेटा सेट उसको देते हैं, फिर उसी डेटा पर उसे ट्रेन करते हैं, फिर आगे वो खुद ब खुद काम कर सकता है, वो खुद डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि इस चीज में वो चीज जो मुझे ट्रेन किया गया है वो चीज यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। तो इस वजह से ये एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है डेटा सेट के द्वारा, जो डेटा सेट हम उसको देते हैं। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग अप्लाई होगा। आप भी इस पर काम चल रहा है गाइस, लेकिन अब ये जो है इस पर बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। ये जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो यूज होते हैं जिन सिस्टम्स में, वो बहुत ज्यादा हाई कॉस्टली होते हैं, जिस वजह से हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से आजकल जो है ये इतने आम नहीं किए गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ही जल्द आ रहे हैं अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन में, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट और हाई बेस्ड होंगे। इनसे इंसानों का काम बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि बहुत सारे काम जो इंसान आजकल अपने हाथों से करता है वो भी ये सिस्टम्स खुद ब खुद कर पाएंगे, और इंसान को काम करने की ज्यादा जरूरत भी ना पड़ेगी। तो ये थे गाइस कंप्यूटर के जनरेशन फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक। आई होप कि आप लोगों के लिए ये मुफीद रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका फायदा हो। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।